नमस्कार विद्यार्थियों, टीएसडब्ल्यू टीचर्स वाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कवि सेरुदान सिंह चारण आज आपके बीच लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी हम बात करेंगे संयुक्त बैठक की। जैसा कि आप देख रहे हो, इस साल की शुरुआत से ही आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया। आरपीएससी ने जो 2024 और 2023 में जिस पैटर्न के अनुसार परीक्षाएं ली और जैसे प्रश्न उन्होंने बनाए, सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न आते थे। आरएस जैसी भर्तियों में आपने देखा ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो उससे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे वो डिमोटिवेट हुए, उनको नुकसान हुआ, क्योंकि जो डीप में पढ़ने वाला विद्यार्थी था, जो किसी सब्जेक्ट की गहराई में जाकर के उसको पढ़ता, विस्तृत रूप से पढ़ता, फिर वो कुछ ही टॉपिकों को कवर कर पाया। और जिन्होंने वन लाइनर पढ़ना था उन्होंने क्या किया कि 60-70 पेज में पूरा जो जीके होता है वो पढ़ लिया और उनको फायदा हो गया। लेकिन हम आरपीएससी के इस बदले हुए पैटर्न का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के हित में आरपीएससी ने एक अच्छा कदम उठाया। और मैं चाहूंगा आरपीएससी इसको निरंतर रखे, इसको कंटिन्यू रखे और पेपर इसी स्तर का बने जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फायदा होगा। क्योंकि देखो, अगर आरपीएससी इस प्रकार के पेपर सेट करती है या इस प्रकार के प्रश्न बनाती है जिनको वर्तमान में विद्यार्थी कह रहे हैं कि बड़े कठिन प्रश्न आ रहे हैं, पेपर बड़े कठिन हो रहे हैं, ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम काल है। अगर तुम सिलेक्शन लेना चाहते हो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं जो गंभीर है अपने उद्देश्य को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई इसमें मेरिट कम जाएगी और जो डिटेल में पढ़ेगा वही उस मेरिट को क्रॉस कर पाएगा और उसका सिलेक्शन हो पाएगा। इस साल की शुरुआत से देखो, जितने भी परीक्षाएं आरपीएससी ने आयोजित करवाई उनमें जो प्रश्न आए, आरपीएससी ने जो पेपर लिए, वाकई में दिल खुश हो गया। पढ़ने वाले विद्यार्थी खुश हैं और हम चाहते हैं कि आरपीएससी अपने इस बदले हुए पैटर्न को कंटिन्यू रखे। इससे देखो, इससे ये फायदा होता है कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि भाई पहले जो पेपर बनते थे उसमें क्या पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नुकसान कैसे होता था? नुकसान ऐसे होता था कि कोई 2-3 महीने पढ़ करके और सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाता, और कोई साल 1.5 साल 2-2 साल तैयारी कर रहे थे और विषय को एकदम अच्छे से समझ रहे थे, डीप जाकर के उसको पढ़ रहे थे, लेकिन वो फिर आपको पता है उस पूरे को कवर नहीं कर पाए और वो डीप उतरे नहीं। आरपीएससी ने, मतलब उस समय के पैटर्न की बात कर रहा हूं, ऊपर से प्रश्न बना लिए जाते थे जिससे क्या है, हर कोई वन लाइनर पढ़ के पास हो जाता था। लेकिन अब आप देखो, इस साल की शुरुआत से जितने भी परीक्षाएं हुई, आप देखो एक बार, आपको पता चलेगा क्या पेपर बन रहे हैं भाई साहब। तो अब देखो, आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल लिया है, तो आपको भी अपने पढ़ने के तरीके को बदलना होगा। आपको भी अब गहराई में पढ़ना होगा, गहराई में जाकर पढ़ना होगा किसी विषय को। और इसी उद्देश्य से मैं कवि सेरुदान सिंह चारण राजस्थान में शिक्षक भर्तियों के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म टीएसडब्ल्यू टीचर्स वाला पर आप सबको इंडियन पॉलिटी अपन एकदम डीप में जाकर के, गहराई में जाकर के पढ़ेंगे, अपन उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले इसकी विशेषता बता दूं, कहीं आप ये मत सोचना कि डीप में पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लिखवाएंगे। हम डीप में पढ़ेंगे, हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यकीन करें कि आपको ज्यादा कॉपियां भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा क्लास का क्लास में याद हो जाएगा। और हम संविधान की उस जटिल भाषा को सरल करके समझेंगे जिससे कि आप उसको आसानी से याद कर पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ये दौर है जिसमें आप सेलेक्ट हो सकते हो अगर आप थोड़ी सी ढंग से मेहनत कर लो। आप अभी देखो, जितने भी टीचर्स के पेपर हुए हैं, मैं केवल अभी पर्टिकुलर बात कर लेता हूं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है चाहे वो सेकंड ग्रेड है, आरपीएससी ने जो परीक्षाएं ली है, बच्चों के पहले पेपर में 40% नहीं बन पा रहे। इसका कारण है कि उन्होंने वन लाइनर रटे, अब उससे काम नहीं चलेगा। आप देखो, मैं इसी के संदर्भ में आज आपको बात बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण दे दूं।
कि अब जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट यानी संयुक्त बैठक, तो अमूमन अगर मान लो सीधा प्रश्न आ जाए, मैं सीधी बात करता हूं, प्रश्न तो देखो कथनों में आएंगे, अपन कथनों में ही करेंगे उसको, अपन एकदम डीप में करेंगे, आपका चाहे कथन में आए सीधा आए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रश्न आ जाए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, कौन सा अनुच्छेद इसका प्रावधान करता है? आप यकीन करें 80% विद्यार्थी आर्टिकल 108 कर देगा, जो कि प्रश्न गलत करवा देगा उसका, क्योंकि यह बात आर्टिकल 108 नहीं आर्टिकल 118 में लिखी गई है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार से अपन डीप में जाकर के विस्तृत रूप से सरल करके उसको पढ़ेंगे, जिससे कि आपका प्रश्न सही हो। तो ज्यादा समय न लगाते हुए सीधे अपन टॉपिक पर आते हैं। और एक मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं, यदि आप शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी की क्लास गहराई से, विस्तृत रूप से और सरल प्रतिदिन शाम 8 बजे TSW टीचर्स वाला के YouTube चैनल पर मैं लेकर आऊंगा, और जिसका आप फायदा उठाएं। और साथ ही साथ में अपन हर टॉपिक के RPSC के बदले पैटर्न के अनुसार अपन MCQs कर लेंगे, अपन प्रश्न उत्तर कर लेंगे, और वो भी कथनों वाले, निष्कर्षों वाले, जिससे कि आपको परीक्षा के अंदर आसानी होगी और आपके एकदम सीधे सीधे प्रश्न हल होंगे। तो आप अगर चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो राजस्थान के टीचर्स या शिक्षक भर्तियों के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। आपका स्वागत है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां लिखा हुआ है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। भैया ये क्या है? संयुक्त बैठक का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझेंगे। देखिए यहां पर देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, आराम से समझना, एक एक बात को गौर से समझने का प्रयास करना। लिखा हुआ है संयुक्त बैठक। अच्छा भैया किसकी संयुक्त बैठक? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की। आपको ये तो पता है कि हमारी संसद में 2 सदन है, 2 हाउस है, एक हमारी लोकसभा, एक हमारी राज्यसभा। तो कितनी सरल भाषा है कि संयुक्त बैठक मतलब कि एक साथ। अच्छा संयुक्त क्या, एक साथ क्या? कि दोनों सदनों की एक साथ बैठक। संयुक्त बैठक का मतलब एक साथ बैठक। दोनों सदन कौन से भैया? लोकसभा और राज्यसभा। तो क्यों करवाई जाती है भाई संयुक्त बैठक? क्यों करवाई जाती है संयुक्त बैठक? दोनों सदन क्यों ही साथ में आएंगे? दोनों का काम अलग अलग है, करो अपना। लेकिन आपको पता है कि भाई संसद का काम, संसद विधायिका होती है, विधायिका का काम क्या होता है? विधि बनाना, कानून बनाना। और कानून कैसे बनेगा भैया? दोनों सदनों से विधेयक पारित होना चाहिए। कोई एक सदन विधेयक लेकर आएगा, उसके बाद वो विधेयक वो पहला सदन पारित करेगा, उसके बाद दूसरे सदन में भेजेगा, दूसरा सदन उसे पारित करेगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तो वो फिर अधिनियम या कानून बनेगा। लेकिन यदि इस विधायी प्रक्रिया में कोई अवरोध आ जाए तो सुनना पूरा ध्यान से, हमारा टॉपिक आज का जो है वो संयुक्त बैठक है। मैं कहता हूं गहराई से पढ़ेंगे आज, लिखने की भी जरूरत नहीं महसूस होने दूंगा। आप यकीन करें, आप तो केवल क्लास को देखें एंड तक, आपको पूरी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, एक बार केवल इस पे सुनना समझने पर ध्यान देवें, स्थिरचित होकर बैठ जावें। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। हमारी संसद के 2 सदन है, आप जानते हो। और संयुक्त बैठक मतलब एक साथ। तो ये तो तुम्हें पता है कि संसद जो होती है वो विधायिका होती है, और विधायिका का काम विधि बनाना होता है, कानून बनाना होता है, जिससे देश चलता है। और इसके लिए पहले एक सदन प्रस्ताव लाएगा, विधेयक लाएगा, उस विधेयक को पारित करेगा, उसके बाद वो विधेयक दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसे पारित करेगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति है जो उस पर साइन करेगा, तो फिर वो क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा। लेकिन बीच में अगर मान लो अवरोध आ जाए, दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो जाए, कोई मैं कहूं कि टकराव की स्थिति बन जाए, जिसकी वजह से वो जो विधेयक है वो पारित ना हो पाए, और जबकि विधेयक जरूरी है देश के लिए, क्योंकि देश कानून से चलता है, कानून बनना जरूरी है, विधि बनना जरूरी है। अगर कारण बस वो दोनों में कोई टकराव की स्थिति आ जाए और वो पारित ना हो सके, तो इसके कारण मतलब आपको बताए देश में मतलब अपन कह सकते हैं व्यवस्था जो है वो क्या होगी बताओ? इससे प्रभावित होगी। तो इस कारण से राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो अब सुनिए आराम से समझना एक एक बात को। अब देखो तो भैया संयुक्त बैठक तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108, जिसमें लिखा है कुछ दशाओं में, सर्टेन केसेस,
कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये पहले याद करो। आर्टिकल 108 में स्पष्ट रूप से लिखा है कुछ दशाओं में, जैसे वैसे मैं आगे और जब अपन डीप में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। जब राष्ट्रपति जो विशेष अभिभाषण करता है आर्टिकल 87 के तहत, तो वो भी एक अपने आप में बैठक ही होती है, दोनों सदन साथ में होते हैं, लेकिन वो एक अलग है जिसमें राष्ट्रपति अपना एड्रेस डिलीवर करता है, अपना अभिभाषण देता है, स्पेशल एड्रेस जिसे अपन बोलते हैं। लेकिन यहां अपन बात करते हैं कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आराम से समझना, आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है। क्यों करवाई जाए? विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए। विधायी गतिरोध का मतलब क्या होता है, नीचे आपको आराम से यहां पे समझ में आ जाएगा। विधायी मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो विधायी है। अब उसमें कोई टकराव पैदा हो गया दोनों सदनों में, तो दोनों सदन पारित करेंगे तो ही तो वो कानून बनेगा। तो देखो क्या लिखा है, यदि एक सदन विधेयक पारित कर देता है और दूसरा सदन उसे पारित नहीं करता, एक सदन पारित कर देता है, दूसरा सदन कोई कारणवश पारित नहीं करता, अर्थात दोनों सदनों में टकराव की स्थिति हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। आराम से समझना, मैं कहता हूं जो कभी अपन कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिक्स से संबंधित ही नहीं रहा, उसको भी ये चीज समझ में आ जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये याद रखना, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और क्योंकि विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए। विधायी गतिरोध का मतलब क्या है कि यदि एक सदन विधेयक पारित कर देवे और दूसरा सदन उसे पारित ना करे, अर्थात दोनों सदनों में किसकी स्थिति पैदा हो गई, टकराव की स्थिति पैदा हो गई, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। बहुत ही सरल बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, स्पष्ट लिखा है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की क्या भैया, संयुक्त बैठक। ठीक है, अब देखो यहां कौन सा आर्टिकल 108, थोड़ा अब देखो आरपीएससी के बदले पैटर्न के अनुसार हम जा रहे हैं। आरपीएससी अब क्या कर रही है, अनुच्छेद के अंदर के जो अनुच्छेद है उसके जो उपभाग हैं, सब क्लोज है, वो पूछ रही है। तो वो आपको, इसलिए मैं कह रहा हूं गहराई से पढ़ना, लेकिन आपको मजा आएगा पढ़ के, आप गहराई से भी पढ़ोगे और आपको याद भी हो जाएगा, सरल तरीके से याद हो जाएगा। तो 108 में क्या लिखा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कुछ दशाओं में। क्यों? विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए। विधायी गतिरोध का मतलब कि यदि एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा सदन उसे पारित ना करे, दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, तो राष्ट्रपति फिर जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। आर्टिकल 108(1) सुनना, जिसमें लिखा है संयुक्त बैठक निम्नलिखित 3 स्थितियों में बुलाई जा सकती है। कितनी स्थितियों में? 3 स्थितियों में बुलाई जा सकती है, आर्टिकल 108(1) लिखता है। 3 स्थितियां कौन सी है भैया, ध्यान से सुनना, ए, बी और सी, ये याद रखना, इसी में क्रम में याद होना चाहिए तुम्हें। आर्टिकल 108(1) में ए, बी, सी। आर्टिकल 108(1) कहता है, देखो आर्टिकल 108 में क्या है, सीधा लिखा है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। क्यों? विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए। विधायी गतिरोध क्या है भैया? तो विधायी गतिरोध का मतलब एक सदन विधेयक पारित कर दे, दूसरा ना करे, दोनों में टकराव पैदा हो जाए, तो राष्ट्रपति उस टकराव को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाता है। तो आर्टिकल 108(1) में क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त बैठक निम्नलिखित 3 स्थितियों में बुलाई जा सकती है। 108(1) लिखता है कौन सी 3 स्थितियां? तो देखो, पहली स्थिति है यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। एक सदन ने पारित करके दूसरे सदन में भेजा, दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया, इस कंडीशन में बुलाई जा सकती है। दूसरा, यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधन, जैसे मान लो पहले सदन ने उसमें कुछ भाई पारित करके उसको और दूसरे सदन में भेजा, दूसरे सदन ने उसमें कुछ संशोधन किए, संशोधन करके वापस पहले सदन में भेजा, पहला सदन उस संशोधनों को लेकर के राजी नहीं हुआ, बोले नहीं ये संशोधन चलेंगे नहीं, और उन्होंने कहा हमने जैसा आपको दिया वैसा ही आप मानो, तो दोनों मतलब एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। कि यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में, अमेंडमेंट्स के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाए, दोनों में टकराव आ जाए, दोनों कहे भाई ना हम तुम्हारी मानेंगे, और वो कहे कि ना हम तुम्हारी मानेंगे, इधर वाले कहे ना हम तुम्हारी मानेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया है, पहले तो पूरे सदन को उस अपन कह सकते हैं भाई विधेयक को ही। दूसरा है कि मान लो विधेयक जो है वो कुछ संशोधनों के साथ में उन्होंने क्या कर दिया, बताओ, देखें, पारित कर दिया, और फिर पहले सदन में गया, पहले सदन का भी ये संशोधन हमें स्वीकार नहीं है, तो संशोधन हुए दोनों की तरफ से और दोनों एक दूसरे के द्वारा किए गए संशोधनों पर असहमति दर्ज करते हैं, तो इस कंडीशन में भी दोनों राजी नहीं है, तो पारित कैसे होगा। तीसरा, यदि पहले सदन ने यदि दूसरे सदन ने, मतलब पहले सदन ने जो है वो कुल मिलाकर के उसको पारित करके
और दूसरे सदन में भेजा, और दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित न किया हो, विधेयक को पारित न किया, 6 महीने बीत गए, अभी तक विधेयक जो है वो क्या नहीं हुआ, बताओ देखें, पारित नहीं हुआ, दूसरे सदन ने पारित नहीं किया, 6 महीने बीत गए, कब से, जब पहले सदन ने जो है वो प्रस्ताव विधेयक जो है वो पारित करके दूसरे सदन को भेजा, दूसरे सदन ने 6 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी। तो इन कंडीशंस में क्या बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, आर्टिकल 108(1). आर्टिकल 108(1) संयुक्त बैठक निम्नलिखित 3 स्थितियों में बुलाई जा सकती है। पहली स्थिति ए में क्या है, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, या फिर यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, या फिर यदि दूसरे सदन ने विधेयक पारित होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित न किया हो। यह बात आर्टिकल 108(1) में, जिसमें 3 क्लोज है इसके, ठीक है ना, याद रखना। तो देखो क्या लिखा है कि निम्न परिस्थितियों में जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, यदि पहले सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी है कि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन जो है असहमत है, और या फिर अपन कह सकते हैं कि पहले सदन के द्वारा विधेयक जब दूसरे सदन के पास भेजा गया, दूसरे सदन ने 6 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी, यानी उसे पारित नहीं किया, तो यह भी एक कारण हो सकता है 108(1). ठीक है, इसी प्रकार से देखो 108(2). 108(2) क्या कहता है, 108(2) में ध्यान से सुनना, जो 108(1) में जो सी वाला पोर्शन था कि 6 महीने तक अगर दूसरा सदन उस विधेयक को पारित ना करे तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो इस 6 महीने की अवधि में वो अवधि नहीं जोड़ी जाएगी बेटा जिस समय सदन का, या सदन अपन कह सकते हैं सत्रावसित होता है, यानी सदन का सत्रावसान हो रखा होता है, सदन सत्र नहीं होता है ना, सत्र में नहीं होता सदन। ये तो पता है ना कि कानून तभी बनता है जब संसद सत्र में होती है, दोनों सदन जो है सत्र में होते हैं तब कानून बनते हैं। तो अगर उस सदन का वो सदन सत्र में नहीं है, सेशन नहीं है उसका भी, और या फिर निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए उसको स्थगित रहा हो, छुट्टी रही हो उसके अंदर 4 दिन से अधिक दिन तक की, तो वो अवधि उस 6 महीने वाले में काउंट नहीं होगी। भाई क्या लिखा है 108(1) में क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि अगर पहले सदन ने दूसरे सदन को विधेयक भेजा है और 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, दूसरे सदन ने उसे पारित नहीं किया, तो फिर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस 6 महीने की अवधि में वो टाइम नहीं काउंट होगा। सपोज दैट्स जैसे मैं कहूं कि भाई पहले सदन ने भेजा और 1 महीना हुआ, उसके बाद जो है सत्र समाप्त हो गया। अब सत्र समाप्त हो गया तो फिर वो कैसे होगा, तो फिर वापस जब सत्र आएगा, सत्र जब वापस आएगा, उस सदन का सेशन वापस जब शुरू होगा, तो जब वो बीच में जो गैप है ना वो टाइम काउंट नहीं होगा। या फिर मान लो सत्र चालू ही है, सत्र चालू ही है, बीच में कोई कारणवश 4 दिन की छुट्टियां पड़ गई लगातार, तो लगातार 4 दिन का जो अवकाश है वो भी काउंट नहीं होगा। तो यहां क्या लिखा हुआ है 108(2) में कि इस 6 माह की अवधि में वो अवधि नहीं जोड़ी जाएगी जिस समय सदन, या तो मैं कहूं कि सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, सदन सत्र में ना हो, और या फिर निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के लिए बताओ देखें स्थगित रहा हो। कौन, सदन। तो 108(2) ये कहता है। देखो इस चीज को वापस समझो, आराम से समझना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, संयुक्त बैठक किसकी भैया, दोनों सदनों की। संयुक्त बैठक मतलब एक साथ, दोनों सदन कौन से, लोकसभा राज्यसभा। तो क्यों बुलाई जाती है ये, अपन एक्चुअल में देखो आज का जो अपना विषय है वो ये है आर्टिकल 108 वाला, आर्टिकल 108 वाला, ठीक है। इधर देखो आर्टिकल 108 में है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कुछ दशाओं में। क्यों भैया, तो विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए। विधायी गतिरोध का मतलब क्या है कि दोनों सदन मिलकर ही तो कानून बना पाएंगे। भाई कहने का मतलब है पहला सदन उसे पारित करेगा, दूसरा सदन फिर उसे पारित करेगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके वो कानून बनेगा। अगर यदि सदन विधेयक पारित कर देता है, एक सदन विधेयक पारित कर देता है और दूसरा सदन उसे पारित नहीं करता, अर्थात दोनों सदनों में टकराव की स्थिति हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या बुलाता है, बताओ, संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार मैंने आपसे कहा, देखना यहां पर, यहां क्या लिखा है, आर्टिकल 108(1), आर्टिकल 108(1। हाँ, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 108(1) क्या कहता है, संयुक्त बैठक निम्नलिखित 3 स्थितियों में बुलाई जाती है। पहली, इसमें ए बी सी याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, कथनों में निष्कर्षों में आ सकता है, तो इसलिए डीप में पढ़ना जरूरी है। ए में लिखा है यदि पहला सदन, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया है,
या फिर बी में क्या है कि यदि विधेयक में जो संशोधन किए गए उसको लेकर के दोनों सदन असहमत है, ना ये इधर वाले उनकी बात मान रहे ना इधर वाले इनकी बात मान रहे, ठीक है। और या फिर पहले सदन ने दूसरे सदन को विधेयक भेजा, 6 महीने से ज्यादा टाइम बीत गया और अभी तक जो है वो उसको पारित नहीं किया। लेकिन फिर आगे देखो, अब कल के दिन तुम कह दो सर एक ही महीना हुआ हो, पहले सदन ने इधर भेजा और एक ही महीना हुआ तब तक सत्र खत्म हो गया, अब एक महीने में कैसे पता चलेगा? उसमें टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विधेयक पारित होता है तो उसमें 3 पठन होते हैं ऐसे करके। तो भैया इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां देखो, यहां क्या लिखा है 108(2) में क्या लिखा है कि इस 6 महीने की अवधि में वो अवधि बिल्कुल ही काउंट नहीं होगी जिस समय सदन का सत्रावसान होता है, या फिर 4 दिन से ज्यादा लगातार की कोई छुट्टी आती तो वो काउंट नहीं होगी। समझ गए ना? इसके अलावा सारा काउंट होगा। फिर लास्ट में आपको 3-4 नहीं देखने, 108 के 3-4 पार्ट नहीं देखने, सीधे 108 का जो 5वां पार्ट है वो देखना है। तो 108(5) में क्या लिखा हुआ है सुनिएगा कि यदि राष्ट्रपति द्वारा, अब एक देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यदि सपोज दैट मैं बताऊं आपको कि भाई पहले सदन ने कोई जो है वो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं विधेयक पारित किया, दूसरे सदन के पास भेजा, दूसरे सदन ने जो कोई उन तीनों में से कोई कंडीशन रही और इस वजह से है जो संयुक्त बैठक बुलानी पड़ गई और राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना दे दी, राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना दे दी कि भाई इतनी तारीख को संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, और उस सूचना के बाद लोकसभा का विघटन हो गया, लोकसभा भंग हो गई, तो फिर अब क्या होगा? तो क्या वो संयुक्त बैठक हो पाएगी? ये मैं फिर कहता हूं, ये इसलिए कहता हूं गहराई से पढ़ना जरूरी है, वहां प्रश्न कथनों में आ सकता है और वो बच्चे गलत करेंगे, तो इसलिए आपको डीप में पढ़ना है। तो 108(5) यही कहता है यदि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। ये ध्यान रखना। मैं फिर कहता हूं, कंडीशन समझाता हूं। देखो 108 में आपको 3 इसके सब पॉइंट याद करने हैं। 108(1) में क्या लिखा हुआ है? 108(1) में ये लिखा हुआ है कि भाई जो है निम्न परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, वो 3 परिस्थितियां दे रखी है ना। और 2 में क्या लिखा हुआ है? 2 में वो बता रखा है कि 6 महीने की अवधि में ये वाली अवधि काउंट नहीं होगी। और 108(5) में क्या लिखा हुआ है कि अगर सपोज दैट राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी, राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी, इतनी तारीख को दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक होगी विधायी गतिरोध को दूर करने के लिए, उसके बाद लोकसभा भंग हो गई, सूचना जारी होने के बाद लोकसभा भंग हो गई, तो याद रखना यह आर्टिकल कहता है फिर भी संयुक्त बैठक होगी और उसके अंदर वो विधेयक पारित हो सकता है। इस चीज को ध्यान रखना। मैं फिर कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो देखो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है आपको, स्पष्ट रूप से देखो, एक बार और थोड़ा सा देख लो। अनुच्छेद 108 लिखा है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कुछ दशाओं में, सर्टेन केसेस में, ठीक है। क्यों भैया? तो विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए, विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब विधायी गतिरोध का मतलब यदि एक सदन विधेयक पारित कर देता है और दूसरा सदन उसे पारित नहीं करता, अर्थात दोनों सदनों में टकराव की स्थिति हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्या करता है? बुलाता है। इसके अलावा अब देखो आर्टिकल 108(1) क्या कहता है कि निम्न 3 स्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। पहला, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या फिर उस विधेयक में जो संशोधन हुए उन संशोधनों को लेकर के दोनों सदन जो है वो असहमत है, एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, और या फिर पहले सदन के द्वारा दूसरे सदन के पास जब विधेयक भेजा गया और दूसरे सदन में 6 महीने से ज्यादा टाइम बीत गया, अभी तक उसे पारित नहीं किया, ऐसी कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन इस 6 महीने वाली अवधि में 108(2) जो है, मैंने क्या कहा? 108(1), 108(2) और 108(5), अपने को 3 याद रखने। तो 108(2) कहता है कि इस 6 महीने की अवधि में वो अवधि काउंट नहीं होगी जब उस सदन का सत्र ही नहीं चल रहा है, सत्र खत्म हो चुका है, सत्रावसान हो चुका है, या फिर 4 दिन से अधिक की छुट्टी रही है। और 108(5) कहता है कि अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी, उसके बाद लोकसभा का विघटन हुआ, लोकसभा भंग हुई, तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसके अंदर वो विधेयक पारित हो सकेगा। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज यहां देखना, यहां मैंने लिखा है, देखो मैं फिर कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कहता हूं गहराई से पढ़ना जरूरी है। यहां पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। प्रश्न बहुत साधारण है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 80% से ज्यादा विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर आर्टिकल 108 बताएंगे, जो कि गलत है। आर्टिकल 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
इसलिए आपको डीप में पढ़ना, गहराई में पढ़ना जरूरी है। तो देखो, संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान मुख्यतः अनुच्छेद 108 में, बिल्कुल 108 में ही लिखा हुआ है संयुक्त बैठक। 108 में आपको यही याद रखना है, विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक 108 में ही है। विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक 108 में ही है, लेकिन कुछ मतलब संयुक्त बैठक से रिलेटेड कुछ बातें या कुछ प्रावधान आर्टिकल 118 में भी देखने को मिलते हैं, 118 में भी देखने को मिलते हैं, याद रखना। वैसे मैं कह रहा हूं संयुक्त बैठक 108 में, विधायी गतिरोधों को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक 108 में, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ प्रावधान आर्टिकल 118 में भी है। कैसे? तो आर्टिकल 118 जिसमें संसद की प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने के, उसके सदनों के अपनी वो संसद की पावर होती है, तो अपन देखेंगे कभी 118 भी। तो 118 जो 4 है, 118(4) जो है उसमें लिखा है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तथा संयुक्त बैठक की कार्रवाइयों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को थोड़ा सी गौर से देखिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है भैया? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 118(4) में कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तथा संयुक्त बैठक की कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान से सुनना। और अगर सपोज दैट, इसी में आगे लिखा हुआ है, इसी में, हालांकि जब आर्टिकल 118 अपन पढ़ेंगे, उसका जो तीसरा पॉइंट है आर्टिकल 118 का, उसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है। अपन जब आर्टिकल 118 पढ़ेंगे, संसद के प्रक्रिया नियम पढ़ेंगे, तब देख लेंगे। तो इसी में आगे लिखा हुआ है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, मान लो वो है ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष मतलब पद रिक्त नहीं है, अनुपस्थित है, यहां नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर कौन करेगा भैया अध्यक्षता? तो ऐसी कंडीशन में इसी में लिखा हुआ है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो क्या करेगा? बताओ, अध्यक्षता करेगा। अच्छा, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। यहां पर भी ध्यान रखना, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, न कि सभापति। सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा अगर वो भी मान लो सपोज दैट अनुपस्थित है, तो बैठक में उपस्थित सदस्य स्वयं में से ही कोई एक को अध्यक्ष के रूप में नामित कर लेंगे। मैं फिर कहता हूं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अभी आपको बताया। खूब सारे बच्चे यहां गलती करेंगे। प्रश्न एकदम साधारण सा होगा कि किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और लगभग 80% से अधिक विद्यार्थी इसमें आर्टिकल 108 उत्तर देंगे, जो कि गलत है। आर्टिकल 118 इसका सही उत्तर है। 118 का जो चौथा इसका जो खंड है उसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो यहां देखो, संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान मुख्यतः क्या, संयुक्त बैठक का जिक्र 108 में, लेकिन कुछ सीमित जिक्र उसका प्रावधान 118 में भी है। आर्टिकल 118(4) जो है वो कहता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तथा संयुक्त बैठक की कार्रवाइयों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न और दे रहा हूं, इसी में आगे 118(4) का ही आगे पार्ट है, लेकिन वो 118(3) के तहत है, तो अपन जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। उसी में लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर मान लो अनुपस्थित है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर वो भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। सभापति नहीं बोल रहा मैं, उपसभापति बोल रहा हूं। अच्छा, वो भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो भैया जो सदस्य हैं संयुक्त बैठक के, वो अपने में से किसी को नामित कर लेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अगला एक चीज और है कि संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों व प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। स्टार कर लेना इस बात पर, यह जरूर ध्यान रखना। संयुक्त बैठक में लोकसभा, क्योंकि देखो एक तो सदस्य संख्या में लोकसभा ज्यादा है, तो इसलिए वो प्रभावी रहती है। सदस्य संख्या की ज्यादा है, एक तरफ मान लो 250 के आसपास, एक तरफ 550 के आसपास लोग बैठे हैं, तो फिर पावरफुल कौन हुआ बताओ? देखें, वो पक्ष मजबूत हुआ। तो संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, इस चीज पर स्टार करना। दूसरी बात, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के नियमानुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के नियमानुसार नहीं। याद रखना, मैं फिर कहता हूं, संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों व प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तभी तो मैंने कहा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, आर्टिकल 118(4) के अनुसार। और उसमें लिखा, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, वो भी अनुपस्थित है तो फिर मैंने आपसे कहा सदस्य अपने में से किसी को नामित कर लेंगे। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान तो 108 में, लेकिन उससे सीमित प्रावधान जो है 118 में भी देखने को मिलते हैं। तो 108 का 1, 2 और 5 मैंने आपको पोर्शन बताए थे, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने क्या कहा, संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के नियमानुसार संचालित होती है, राज्यसभा के नियमानुसार नहीं। दूसरी बात, संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति, कितने लोग होने चाहिए मिनिमम, जिससे कि संयुक्त बैठक आगे कंटिन्यू की जा सके, मतलब संयुक्त बैठक की जाए। गणपूर्ति किसे कहते हैं? किसी काम को करने के लिए न्यूनतम कितने लोगों की जरूरत है, किसी काम को करने के लिए न्यूनतम कितनी जरूरत है, मिनिमम। जैसे इस क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैं कहूंगा
कि अगर किसी दिन मान लो 7-8 बच्चे हैं, मैं कहूंगा यार इतने नहीं, अगर 15-20 बच्चे हो तो फिर भी अपन सोचेंगे भाई क्लास ली जा सकती है, तो वो फिर 15-20 क्या है, गणपूर्ति है। उसी प्रकार से संयुक्त बैठक की गणपूर्ति 1/10 बताई गई है, यानी दोनों, और ये 1/10 किसका है, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के आधार पर है। दोनों सदनों की जब सदस्य संख्या मिलाई जाएगी उसके बाद जो 1/10 भाग होगा, अगर इतने लोग आए तो संयुक्त बैठक की जा सकती है। तो ऐसे करके सरल भाषा में अपन समझेंगे संयुक्त बैठक की गणपूर्ति कितनी मानी गई है, 1/10। कोरम कितना माना गया, 1/10 माना गया। और ये 1/10 कैसे किस आधार पर है, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के आधार पर है। समझ गए? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त बैठक जो है वो संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के नियमानुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के अनुसार। और संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 है, और जो कि दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के आधार पर है। इसके अलावा एक लास्ट बात अपनी, अब 4-5 मिनट की क्लास और अपन करते हैं। जैसे अब इसमें विशेष देखो क्या है, विशेष में कि केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के मामले में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। फिर कहता हूं, केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यानी आर्टिकल 107 के अंदर कहीं ना कहीं साधारण विधेयक की जानकारी है, और आर्टिकल 117 जो है वो वित्त विधेयक की बात करता है। तो याद रखना, केवल साधारण विधेयक और अपने वित्त विधेयक के मामले में ही कुल मिलाकर के मुझे बताओ, देखें, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। यानी धन विधेयक, कौन सा विधेयक, धन विधेयक, आर्टिकल 109 और 110 की अगर बात करें, और संविधान संशोधन विधेयक यानी 368 के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। स्टार कर लेना इस बात पर, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। तो मैं कहता हूं कि संयुक्त बैठक केवल और केवल मुझे बताएं, देखें, साधारण विधेयक, कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक, और आपका वित्त विधेयक के मामले में बुलाई जा सकती है। यानी अपन कह सकते हैं कि आपके धन विधेयक और आपके संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इस चीज को भी आप ध्यान से समझना। तो देखो, मैं ये जो विशेष बता रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने क्या कहा, संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियमों और प्रक्रियाओं का क्या होता है, प्रयोग होता है। और मैंने आपसे कहा गणपूर्ति कितनी चाहिए, 1/10 चाहिए। इससे पहले मैंने कहा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात आर्टिकल 118(4) कहता है, न कि आर्टिकल 108 कहता है। ठीक है, अगर वो नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, ना कि सभापति। और बैठक में अगर वो भी नहीं है तो बैठक में जो उपस्थित सदस्य हैं वो अपने में से कोई कर लेगा। और यहां पर देखो, विशेष में मैं फिर कहता हूं कितना इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये लास्ट आप बात है कि केवल साधारण विधेयक 107 और आपके वित्त विधेयक 117 के मामले में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक है ना, मनी बिल 109 और 110, और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका बिल है यानी 368 के तहत या उसके संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। याद रख लेना, समझ गए? और अब लास्ट बात है, अभी तक 3 बार 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ये जरूर ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक शब्द पर गौर करना, क्योंकि मैंने आप आगे अभी 2 मिनट में आपको एक चर्चा करूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अभी तक 3 बार 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बैठक हुई थी 1962 में। दोबारा बैंक सेवा आयोग समाप्ति अधिनियम 1977, बैठक हुई थी 78 में। और तीसरा आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002, बैठक हुई थी 2002 में। अब ये इनमें क्या क्या था, तो इसकी अपन एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, एक अलग क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे जब हम इसके बारे में जान लेंगे। तो अभी तक जो है 108 के तहत 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, 3 बार। ठीक है, एक बार तो 1962, एक 1978 और एक आपका 2002। एक तो आपका 1962 है, एक आपका 1978 है और एक आपका 2002 है। पहला मामला था दहेज प्रतिषेध अधिनियम मामला 1961, दूसरा बैंक सेवा आयोग समाप्ति अधिनियम 1977 और आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002। बैठकें 62, 78 और 2002 में हुई है। ठीक है, अभी जो मैं आपको एक स्पेशल बात बता रहा था ना, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अब देखो, मैं आपको जो बात बता रहा था ना वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 87, जिसमें लिखा है राष्ट्रपति का विशेष आपका अभिभाषण। वैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश वाली जो बातें हैं वो आर्टिकल 86 में दे रखी है। ठीक है, जिसमें अभिभाषण जो नॉर्मल अभिभाषण है, लेकिन ये विशेष अभिभाषण है। ठीक है, ये स्पेशल एड्रेस है आर्टिकल 87 में। तो ये जो विशेष अभिभाषण है ये भी आपको पता होना चाहिए, एक साथ दोनों सदनों की संवेद संसद में दिया जाता है। दोनों सदनों के एक साथ
संवेद संसद में। संवेद संसद में जब राष्ट्रपति, आपको पता होना चाहिए क्या देता है, बताओ देखें, अपना विशेष जो अपना स्पेशल एड्रेस डिलीवर करता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, ठीक है, जिसमें ये, अच्छा विशेष क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नवगठित लोकसभा, यानी जब लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, सामान्य चुनाव होता है, सामान्य जो आपके आम चुनाव है, हर लोकसभा 5 साल बाद आती है, तो नवगठित लोकसभा के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र सेशन, तो नवगठित लोकसभा के प्रथम सत्र में पहले और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र से पहले जो है अपन कह सकते हैं राष्ट्रपति जो है, जो अभिभाषण करता है वो दोनों सदनों के साथ समवेत रूप में करता है। और ये भी तो अपने आप में एक संयुक्त बैठक जैसा ही है, संयुक्त बैठक जैसा ही है, ध्यान रखिएगा। और अभी आपने देखा भी होगा, आप गूगल पर जाइए, आप फोटो ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना, आर्टिकल 87 के तहत, या मैं कहता हूं आप सीधे केवल इतना ही लिख दोगे ना, आपके क्या कहते हैं इसे, जॉइंट सीटिंग, तो भी आपको लगभग ऐसा है कोई फोटो देखने को मिलेगा जिसमें राष्ट्रपति बैठे हैं, इधर लोकसभा के अध्यक्ष बैठे हैं, इधर राज्यसभा के सभापति बैठे हैं, ठीक है, और फिर वो जो है संवेद संसद चल रही है। तो आर्टिकल 87 के तहत है, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, राष्ट्रपति स्पेशल एड्रेस डिलीवर करता है, तो वो दोनों सदनों के एक साथ संवेद संसद में करता है। कब होता है ये, तो नवगठित लोकसभा, नई लोकसभा जो आती है उसके प्रथम सत्र में, और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है उसमें जब राष्ट्रपति बोलता है तो स्पेशल एड्रेस होता है। जबकि 87 में जो होता है वो एक, अपन कह सकते हैं कि आप इसे सामान्य कहें, सामान्य अभिभाषण मान लीजिए, और आपके राष्ट्रपति जो है एक संदेश भेज सकता है सदनों में, ऐसे करके अपन डिटेल में देख लेंगे। लेकिन आज अपना टॉपिक ये नहीं है, अपना टॉपिक आज संयुक्त बैठक था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने संयुक्त बैठक को बहुत ही अच्छे से आपने देखा होगा और समझा होगा, और मुझे लगता है कि आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा अपनी कॉपी में। तो अगर आप यूपीएससी, आरपीएससी या फिर अदर स्टेट जो भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन है अदर स्टेट के, उनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं डीप में, तो आपका स्वागत है। इसी प्रकार से हम हर एक टॉपिक को लेकर आएंगे और डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।